देखो आज की क्लास में देखेंगे 155 से। अब यहाँ पे देखना, जो धारा 155 है बोलता है कि उपनिहिति के माल के साथ उपनिधाता की सम्मति से उसके माल के मिश्रण का प्रभाव। ठीक है। मतलब क्या बोलता है यहाँ पे कि उपनिहिति के माल के साथ उपनिधाता की सम्मति से उसके माल का प्रभाव। मतलब उपनिधाता बोलता, मतलब उपनिधाता जो है वो सहमति देता है, सम्मति देता है अपनी, कि वो उसके माल के साथ मिश्रण कर सकता है ऐसे। तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो देखना, यदि उपनिहिति उपनिधाता की सम्मति से उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ मिश्रित कर देता है, तो उपनिधाता और उपनिहिति इस प्रकार उत्पादित मिश्रण में से अपने अपने अंश के अनुपात से हित रखेंगे। इसका मतलब हुआ कि वो अपना अपना जो भाग है वो लेने का उनको, उनका इंटरेस्ट होता है कि वो ले सकते हैं, उनका हित है। ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, जो है 156। जबकि माल पृथक किए जा सकते हों, तब उपनिधाता की सम्मति के बिना किए गए मिश्रण का प्रभाव। तो 155 और 156 में क्या अंतर है? कि माल का मिश्रण तो हो रहा है, लेकिन 155 वाले में क्या था कि उपनिधाता की सम्मति थी, और 156 वाले में क्या है, उपनिधाता की सम्मति नहीं है। तो ये दोनों में अंतर है, 155 और 156। तो इसका क्या प्रभाव होगा देखते हैं कि जब ऐसा मिश्रण होता है तब माल पृथक या विभाजित किए जा सकते हों, तो माल में संपत्ति के पक्षकारों को अपनी अपनी रहती है, किंतु उपनिहिति पृथक्करण या विभाजन के व्यय को और मिश्रण से हुए किसी भी नुकसान को सहन करने के लिए आबद्ध है। तो मिश्रण किसने किया था? उपनिहिति ने। सम्मति नहीं ली थी उपनिधाता की। तो यहाँ पे जो पृथक्करण होगा या अलग करने का जो भी खर्च होगा, या मिश्रण से अगर कोई नुकसान हो जाता है, तो उपनिहिति जो है उसका उत्तरदायित्व होगा कि वो खर्चों को वहन करे। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, देखो। ए एक विशिष्ट चिन्ह से चिन्हित रुई की गांठें ख के पास उपनिहित करता है बी के पास। ए की सम्मति के बिना बी उन 100 गांठों को एक अलग चिन्ह धारण करने वाले अपनी अन्य गांठों के साथ मिश्रित कर देता है। तो ए के माल को क्या करता है, बी जो है अपने माल के साथ मिला देता है। अब ए को हक है कि वह अपनी 100 गांठों को वापस करा ले, और गांठों के पृथक करने में हुआ सारा व्यय जो खर्च हुआ है और अन्य आनुषांगिक नुकसान, जो भी नुकसान हुआ है, उसको सहन करने के लिए क्या है, ख जो है वो आबद्ध है। तो जो भी खर्च होंगे उसको जो बी है वो देगा। अब देखो 157। जबकि माल पृथक ना किया जाए। अब ये तीसरा कंडीशन दिया हुआ है कि माल का मिश्रण का प्रभाव बताया यहाँ पे 155, 156, 157। तो 155 में क्या होता है कि उपनिधाता की सम्मति रहती है। 156 में क्या है, उसकी सम्मति नहीं रहती है। और 156 में 157 जो है, इसमें भी सम्मति नहीं रहती है। लेकिन कंडीशन ये है कि माल का पृथक्करण नहीं किया जा सकता, मतलब माल को अलग अलग नहीं किया जा सकता। उस कंडीशन के बारे में बताया है। तो इसमें बोलता है कि यदि उपनिहिति उपनिधाता की सम्मति के बिना उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ ऐसे प्रकार से मिश्रित कर दे कि उपनिहिति के माल को अन्य माल से पृथक करना और उसे वापस परिदत्त करना असंभव हो, तो मिश्रण का प्रभाव क्या है कि यहाँ पे अलग नहीं किया जा सकता है और वापस नहीं किया जा सकता। तो उपनिधाता उस माल की हानि से उपनिहिति से प्रतिकर पाने का अधिकार रखता है। तो जो भी उसको हानि होगी उसको वो उपनीति से प्राप्त करेगा। अब दृष्टांत देखते हैं इसका।
कि ए 45 रुपए कीमत के केप के आटे का बैरल बी के पास उपनिहित करता है। ए की सम्मति के बिना बी उस आटे को केवल 25 रुपए प्रति बैरल को अपने देसी आटे के साथ मिश्रित कर देता है। ए को उसके आटे की हानि के लिए ख प्रतिकर देगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अलग अलग तो नहीं किया जा सकता दोनों को, तो इसीलिए जो हानि होगी ए को, उसको बी को वहन करना पड़ेगा। अब देखते हैं 158 जो है 158, आवश्यक व्ययों का उपनिधाता द्वारा प्रतिसंधाय, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जहां की उपनिधान की शर्तों के अनुसार उपनिहिति द्वारा उपनिधाता के लिए माल रखा जाना या प्रवरण किया जाना हो अथवा उस पर काम करवाया जाना हो और उपनिहिति को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता हो, वहां पे उपनिधाता उपनिहिति को उपनिहिति द्वारा उपनिधान के प्रयोजन के लिए उपगत आवश्यक व्ययों का प्रतिसंधाय करेगा। तो जिसके पास सामान छोड़ा गया है वो अगर आवश्यक खर्च करता है तो ऐसी स्थिति में वो किससे ले सकता है कि सामान का जो स्वामी है, माल का जो स्वामी है, उससे वो मतलब जो खर्चे हैं उनको वो ले सकता है, आवश्यक खर्चों को, और उपनिधान के प्रयोजन के लिए ही होना चाहिए वो। अब नेक्स्ट देखते हैं 159 कि आनुग्रहिक रूप से उधार दिए गए माल का प्रत्यावर्तन। ठीक है, तो ये आनुग्रहिक रूप से समझना कि किसी चीज को उपयोगार्थ देने वाला यदि वह उधार आनुग्रहिक रूप से दिया गया हो, किसी भी समय उसकी वापसी अपेक्षित कर सकता है, मतलब वापस मांग सकता है, यदि उसने उसे एक विशिष्ट समय या प्रयोजन के लिए उधार दिया हो। ठीक है, तो वो कभी भी किसी भी समय वापस मांग सकता है, किंतु यदि उधार देने वाले ने विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए उधार के भरोसे ऐसे प्रकार से कार्य किया है कि उधार दी गई चीज की ठहराए गए समय से पूर्व वापसी से उसे उस फायदे से अधिक हानि होगी, तो उसे उधार से वास्तव में व्युत्पन्न हुआ हो, यदि उधारदाता उधार लेने वाले को उसे वापस करने के लिए विवश करे। तो जब वापस मांगता है तो उसको उधार देने वाले की उतनी मात्रा में क्षतिपूर्ति करनी होगी जितनी वैसे हुई हानि वैसे व्युत्पन्न फायदे से अधिक है। तो यहाँ पे जो भी नुकसान होगा उसका भरपाई करना पड़ेगा। अब देखो धारा 160, तो समय के अवसान पर या प्रयोजन पूरा हो जाने पर उपनिहित माल की वापसी। तो समय अगर पूरा हो जाए और या प्रयोजन पूरा हो जाए तो माल जो है वो वापस किया जाए। तो उपनिहिति का यह कर्तव्य बनता है, मतलब 160 देखो कि ड्यूटी ऑफ बेली बताता है ये। ठीक है, कि जो ही समय का या जिसके लिए माल उपनिहित किया गया था अवसान हो जाता, दो कंडीशन है, जाए या वह प्रयोजन जिसके लिए वह उपनिहित किया गया था पूरा हो जाए, तो उपनिहित माल को मांग के बिना, ठीक है, मतलब बेलर मांगे उस, ये जरूरी नहीं है कि वो उसकी मांग करे, इस मांग के बिना ही वापस दे, इसका कर्तव्य है। या फिर क्या करेगा कि उपनिधाता के निर्देशों के अनुसार परिदत्त कर दे। ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, 155 से लेके 160 तक। सर 158 का एक बार बताइए ना। और 158 हाँ। देखो, जैसे क्या है कि 158 ये बोलता है जैसे आप कोई सामान जैसे इसमें वो किए हैं, क्या बोलते हैं, जैसे ना उपनिधाता जो है ये क्या करता है कि कोई सामान किसी को उपनिहिति को दिया हुआ है ना, किसी प्रयोजन के लिए।
अब उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए अगर आपको कोई आवश्यक खर्च करना पड़ता है, ठीक है, तो उस खर्च को आप किससे ले सकते हो? उपनिधाता से ले सकते हो, आवश्यक। यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि उपनिधान के प्रयोजन के लिए, ठीक है, मतलब उसको, उस प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए अगर आपको कोई ऐसा खर्च करना है जो करना ही पड़ेगा, तभी वो प्रयोजन पूरा हो सकता है। तो जब ऐसे खर्च आप करोगे तो उपनिधाता से उसको वापस ले सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक। और किसी सेक्शन में कोई डाउट? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जब जो बेली है, बेली के पास जो माल है, अगर उसका यूज पूरा हो जाता है या फिर उसको रखने का टाइम अगर पूरा हो जाता है, तो वो उस हाँ माल को वापस बेलर को देगा। तो इस चीज को हाँ हम मतलब बेली के ड्यूटीज में लिख सकते हैं ना, कि जैसे ही अगर समय खत्म हो जाए तो उसका ये ड्यूटी है कि वो उसको वापस करे, और बेलर का ये राइट है कि वो उस माल को मतलब अपने पास वापस ले ले। हाँ हाँ। तो ये वही तो तुमको बताया ना, जो सेक्शन एक 160 है, वो ड्यूटी ऑफ बेली बताता है, शुरू में ही बोला था मैं। तो अब यहाँ पे ड्यूटी बनता है तो बेलर का राइट भी बनेगा, तो दोनों जगह लिख हाँ सर। सकते हो इसको। ठीक है। ओके। और कोई डाउट? आगे बढ़े? हाँ सर। अब देखो यस यस सर। सेक्शन 161 है ना। अब यहाँ पे देखो कि जबकि माल सम्यक रूप से वापस ना किया जाए तब उपनिहिति का उत्तरदायी। तो यहाँ पे ये समझो कि ये इसका परिणाम, मतलब ये एक प्रभाव बताता है कि धारा 160 जो है, धारा 161, 161 जो है वो 160 का प्रभाव बताता है, थोड़ा सा क्या हो सकता है इसका। ठीक है। तो जबकि माल सम्यक रूप से, धारा 160 में क्या बोलता है कि यहाँ पे ड्यूटी है कि वो माल को वापस कर दे, या तो समय पूरा हो जाए या प्रयोजन पूरा हो जाए। अब देखेंगे कि जबकि माल सम्यक रूप से वापस न किया जाए तब उपनीति का क्या उत्तरदायित्व बनता है। मतलब यहाँ पे अब ये यहाँ पे ड्यूटी दिया हुआ है, तो ड्यूटी वो पूरी नहीं करेगा तो लाइबिलिटी अराइज होगा उसके ऊपर, है ना। तो ये चीज जो देखेंगे क्या होगा कि यदि उपनिहिति के दोष से माल उचित समय पर वापस या परिदत्त या निवेदित न किया जाए तो उस समय से माल की किसी भी हानि, नाश, क्षय के लिए वह उपनिधाता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो क्लियर हुआ कि अगर जो 160 में जो ड्यूटी दी हुई है, वो ड्यूटी अगर पूरा नहीं करता है जो बेली है, ठीक है, तो बेली उस टाइम के बाद से अगर कोई लॉस हो जाता है या कुछ भी होता है ना, डैमेज वगैरह, तो यहाँ पे क्या करेगा कि जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने का यहाँ पे उत्तरदायी तो आता है इसका, किसका? बेली का। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला सेक्शन है 162। तो अनुग्रहिक उपनिधान पर मृत्यु के पर्यवसान से क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुग्रहिक उपनिधान उपनिधाता या उपनिहिति की मृत्यु से पर्यवसित हो जाता है। तो ये क्या है? मृत्यु का प्रभाव बताता है कि अनुग्रहिक रूप से जब दिया गया हो सामान, है ना, उपनिधान किया गया हो, तो मृत्यु का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो उपनिधाता या उपनीति की मृत्यु से पर्यवसित हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो दोनों जो पार्टी हैं वो दोनों में से किसी भी एक का डेथ हो जाए तो क्या होगा इफेक्ट इसका? कि वो टर्मिनेट हो जाएगा जो बेलमेंट है। अब देखो 163 कि उपनिधाता उपनिहिति माल में हुई वृद्धि। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझना, उपनिधाता उपनिहित माल में हुई वृद्धि या उसके हुए लाभ का हकदार है। तो अगर बेलमेंट होता है तो जो बेलर है, ठीक है, तो वो अगर किसी भी माल में क्या वृद्धि होगा या कुछ भी लाभ होता है उससे, तो उससे हक, उसका हकदार है पाने का।
तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, मतलब जब ऐसी संविदा नहीं है, विशेष संविदा नहीं है कि क्या होगा अगर माल में वृद्धि हो जाता है या माल से कोई लाभ होता है, इसके बारे में कोई अगर संविदा में कोई उपबंध नहीं किया गया है, तब की स्थिति में क्या होता है कि उपनिहिती वह वृद्धि या लाभ जो उपनिहित माल से प्रोद्भूत हुआ है, ठीक है, वृद्धि या बढ़ा है या उससे कोई लाभ हुआ है, तो उससे माल जो उपनिहित माल है, ठीक है, उससे हुआ है, तब क्या है, उपनिधाता को या उसके निर्देशों के अनुसार परिदत्त करने के लिए आबद्ध है। तो ये यहाँ पे क्या है कि उपनिहिती जो है वो माल में हुई वृद्धि या लाभ को उपनिधाता मतलब बेली जो है बेलर को देने के लिए आबद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया देखो कि ए एक गौ को देखभाल के लिए बी की अभिरक्षा में छोड़ता है ना। अब उस गाय से क्या होता है, एक बछड़ा पैदा हो जाता है, तो बी वह गाय और बछड़ा किसको देने परिदत्त करने के लिए आबद्ध है, ए को देने के लिए आबद्ध है। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब इस प्रकार का कोई उपबंध ना हो संविधान। जैसे अगर ये उपबंध होता कि ए ये बोलता है कि आप इसकी देखभाल करो, अगर जो बछड़ा होगा वो आपका होगा इसका, तो ऐसी संविदा होती तो यहाँ पे जो उपनीति है वो बाध्य नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद देखना कि 164 उपनीति के प्रति उपनिधाता का उत्तरदायित्व। तो उपनीति के प्रति उपनिधाता का क्या उत्तरदायित्व है, उपनिधाता उपनीति की ऐसी किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी है जो उपनीति इस कारण उठाए कि उपनिधाता उपनिधान करने या माल को वापस लेने या उसके संबंध में निर्देश देने का हकदार नहीं था। ठीक है, तो कंडीशंस क्या क्या है कि उपनिधाता उपनिधान करने या माल को वापस लेने या उसके संबंध में निर्देश देने का हकदार नहीं था। तो ये जो कंडीशंस रहेंगी, तब क्या होगा कि अगर लॉस होता है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखना 165 जो है, यहां पे बोलता है कि कई संयुक्त स्वामियों द्वारा उपनिधान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो बेलर है वो एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है कि यदि माल में कई संयुक्त स्वामी हैं, ठीक है, उसे उपनिहित करें तो किसी तत्प्रतिकूल करार के अभाव में, अगर स्पष्ट उपबंध नहीं है तब इस संबंध में कि क्या किया जाए, तो उपनिहिति सभी स्वामियों की सम्मति के बिना भी किसी, है ना, एक संयुक्त स्वामी को या उसके निर्देशों के अनुसार माल वापस परिदत्त कर सकेगा। तो कई लोग स्वामी हैं तो उसमें से किसी एक स्वामी को भी पूछेगा, ठीक है, या फिर क्या कर सकता है कि उसके निर्देशों के अनुसार माल को वापस कर सकता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? चलो आगे देखते हैं 166 बिना हक वाले उपनिधाता को वापस परिधान करने की उपनीति उत्तरदायी नहीं न होगा। तो अगर क्या है कि बेलर के पास ऐसा हक नहीं है तो वापस परिधान करने के लिए उपनीति जो है उत्तरदायी नहीं हो। तो इसको समझे कि यदि उपनिधाता का माल पर कोई हक नहीं है, टाइटल नहीं है, और उपनीति उसका उपनिधाता को या उसके निर्देशों के अनुसार सद्भाव पूर्वक प्रति प्रदान कर दे, उसके सद्भावना पूर्वक अगर दे देता है,
तो उपनीति ऐसे परिधान के बारे में उसके स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो अगर उस माल का कोई वास्तविक स्वामी है, और यहाँ पे क्या करता है, बेली अगर सद्भाव पूर्वक व्यवहार करके उसको बेलर को दे देता है, तो उस माल के वास्तविक स्वामी के प्रति यहाँ पे क्या होगा, उपनीति जो है वो उत्तरदायी नहीं होगा। समझ में आया ये? नहीं सर। अब उसके बाद देख, हाँ उसके बाद देखना वर्ष 167 कि उपनिहित माल पर दावा करने वाले पर व्यक्ति का क्या अधिकार है। मतलब कोई तीसरा आदमी, जैसे मान लो ऊपर वाले में दिया जैसे स्वामी है, एक मतलब जो एक्चुअल ऑनर है वो अगर करता है, या कोई और थर्ड पार्टी है अगर वो करता है, तो क्या हो। तो इस कंडीशन में ये है कि यदि उपनिधाता से भिन्न कोई व्यक्ति उपनिहित माल का दावा करे, ठीक है, यहाँ क्या है कि उपनिधाता से भिन्न कोई व्यक्ति उपनिहित माल पर दावा करे, तो वह न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि उपनिधाता को माल का परिधान रोक दिया जाए और यह विनिश्चय किया जाए कि माल पर हक किसका है। ठीक है, तो अगर कोई थर्ड पार्टी है उपनिधाता को छोड़ के, जैसे बेलर को छोड़ के कोई थर्ड पार्टी है, तो वो अगर ये बोलता है कि क्लेम करता है कि वो माल मेरा है या वो सामान मेरा है करके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में एक आवेदन देना पड़ेगा। और ठीक है कि आवेदन देगा और वो ये बोलेगा कि जो डिलीवरी है, ठीक है, सामान का, वो किसको, बेलर को ना किया जाए, और ये डिसाइड किया जाए कि टाइटल जो है वो किसके पास है माल का। ठीक है, अब देखो 168 माल पड़ा पाने वाले का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया है कि अगर आप आगे के सेक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर आपको कोई सामान मिलता है पड़ा हुआ, तब उस समय आपका क्या राइट होता है। तो देखो, वह प्रस्थापित विनिर्दिष्ट पुरस्कार के लिए वाद ला सकेगा, है ना। मतलब कि अगर आपका कुछ खर्च वगैरह हुआ है या कहीं मान लो इनाम रखा हुआ है उस चीज के लिए, तो आपका वो राइट बनता है कि वो आपको मिले, है ना। तो यहाँ देखना कि माल पड़ा पाने वाले को माल का परिरक्षण करने और स्वामी का पता लगाने में अपने द्वारा स्वेच्छया उठाए गए कष्ट, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, व्यय के जो खर्च हुए हैं, प्रतिकर के लिए स्वामी पर वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता, किंतु वह उस माल को स्वामी के विरुद्ध तब तक प्रतिधृत रख सकेगा जब तक उसे ऐसा प्रतिकर न मिल जाए। मतलब अपने पास रख सकता है उस सामान को, यदि स्वामी ने खोए माल की वापसी के लिए विनिर्दिष्ट पुरस्कार देने की प्रस्तावना की है ना, प्रस्ताव दिया है कि मेरे खोए हुए माल को जो वापस लाएगा उसको कुछ धनराशि दी जाएगी, ऐसा कोई पुरस्कार रखा है, तो पड़ा पाने वाला ऐसे पुरस्कार के लिए वाद ला सकेगा। तो ये कंडीशन है कि जब अगर पुरस्कार रखा गया हो तो वो क्या कर सकेगा, उसको उसके लिए केस फाइल कर सके। माल को तब तक प्रतिधृत रख सकेगा, तब तक अपने कब्जे में रख सकेगा जब तक उसे वह पुरस्कार न मिल जाए। क्लियर? अब देखो 169 जो है सेक्शन, सामान्यतः विक्रय होने वाली चीज को पड़ी पाने पर, ठीक है, जिसको बेचा जा सकता है, ऐसा कोई माल अगर आपको मिलता है, तब उसे कब बेचा जा सकेगा, तब उसको कब आप बेच सकते हो। ठीक है, मतलब आपको अगर मिला है वो चीज जो जिसको आप बेच सकते हो, तो उसको आप कब बेच पाओगे, उसका उपबंध बताया कि जब कि कोई चीज जो सामान्यतः विक्रय का विषय हो, ठीक है, जिसका बिक्री हो सकता है, खो जाए, तब यदि स्वामी का युक्तियुक्त तत्परता से पता नहीं लगाया जा सके, ठीक है, जब उसके मालिक को आप खोज नहीं पा रहे हो हर संभव प्रयास करने के बाद, यदि वह पड़ा पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभारों का मांगे जाने का संदाय करने से इनकार करे, या फिर क्या करते हैं कि वो आप जो खर्च हुए हैं
उसको बताते हो कि आपको ढूंढने में या आपका पता लगाने में मेरे इतने खर्च हो गए हैं, ठीक है, उस खर्च को देने से अगर वो इनकार कर देता है तो पड़ा पाने वाला व्यक्ति उसको बेच सकेगा। ठीक है, कब? पहला कंडीशन ये बोलता है कि जबकि उस चीज के नष्ट हो जाने या उसके मूल्य का अधिकांश जाते रहने का खतरा हो। मतलब जैसे कोई ऐसी चीज है जो खराब हो सकती है, वो वाले कंडीशन में। दूसरा कंडीशन ये बोलता है जबकि पाई गई चीज के बारे में पड़े जाने पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल्य के 2/3 तक पहुंच जाए। जैसे 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, और लगभग 60 66 65 रुपए से ज्यादा आपका खर्च हो गया है, तब आप ये उसको बेच सकते हैं। ठीक है, अब देखना कि एक सेक्शन 170 उपनिहिति का विशिष्ट धारणाधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे बेली का देखेंगे कि जहां की उपनिहिति ने उपनिहित माल के बारे में उपनिधान के प्रयोजन के अनुसार कोई ऐसी सेवा की है जिसमें श्रम या कौशल का प्रयोग किया गया है, ठीक है, अंतर्वलित हो, वहां तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उसे ऐसे माल के तब तक प्रतिधारण का अधिकार है जब तक वह उन सेवाओं के लिए जो उसने उसके बारे में की हो सम्यक पारिश्रमिक नहीं पा लेता है। तो अगर वहां पे श्रम और कौशल का प्रयोग किया गया है तो उसका जो है पारिश्रमिक उसको नहीं मिल जाता, तब तक वो उसको अपने पास रख सकते हैं। जैसे उदाहरण है, देखो कि ए एक जौहरी बी को अनगढ़ हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए परिदत्त करता है, देता है। तदनुसार वो वैसा करता है। बी बी उस हीरे को तब तक प्रतिधारण करने का हकदार है, मतलब तब तक वो रख सकता है जब तक उसे उन सेवाओं के लिए जो उसने की है संदाय नहीं कर दिया जाए। दूसरा एग्जाम्पल है कि ए एक दर्जी बी को कोट बनाने के लिए कपड़ा देता है। बी यह वचन देता है कि कोट ज्यों ही पूरा हो जाएगा वह उसे ए को दे देगा और पारिश्रमिक के लिए 3 मास का प्रत्यय देगा, तब 3 माह तक पैसा दे सकते हैं। कोर्ट के लिए संदाय किए जाने तक जो बी है उसे प्रतिधृत रखने का हकदार नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बता दिया गया है कि डिलीवरी होगा, उसके बाद पेमेंट के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। अब देखो आखिरी वाला सेक्शन है 171 का 171 धारा, बैंकरों, फैक्टरों, घाट वालों, अटॉर्नियों और बीमा दलालों का साधारण धारणाधिकार। ठीक है, तो यही जो चीज है यहाँ पे देखना कि बैंकर जो है, फैक्टर, घाट वाले, उच्च न्यायालय के अटॉर्नी और बीमा दलाल अपने को उपनिहित किसी माल को, ठीक है, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में समस्त लेखाओं की बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिधृत रख सकते हैं। तो अगर आपको उनको पेमेंट करना है और वो पेमेंट बचा हुआ है तो उसके लिए वो चीज को वो रख सकते हैं, किंतु अन्य किन्हीं भी व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने को उपनिहित माल ऐसी बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिधृत रखें जब तक कि उस प्रभाव का कोई अभिव्यक्त संविदा न हो। ठीक है, तो ऐसा अगर विशेष उपबंध नहीं है तब तक और किसी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, केवल बैंकर, फैक्टरों, ठीक है, घाट वालों, अटॉर्नी और बीमा दलालों को साधारण धारणाधिकार है।